नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, डायरेक्टर ऑफ rupiapesa.com, एक इनिशिएटिव लेकर के आया हूं। वो एमएसएमई जो पिछले 2.5 साल से इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, उसके सक्सेस मंत्रा को समझ पाऊं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने बिजनेस में अडॉप्ट किया है ताकि वो वापस उभर सके, वापस उस ऊंचाइयों पे जा सके जो वो कोरोना से पहले थी। ये एक इनिशिएटिव है उस इंडस्ट्री के दिग्गज को यहाँ पे बुलाने की और उनसे समझने की कि उनके क्या स्ट्रैटेजी रही है, अभी तक 2.5 साल उन्होंने किस तरीके से गुजारे हैं और आगे अपने बिजनेस में किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे बाउंस बैक करने के लिए, और एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनकी क्या मदद हमारे तरफ से की जा सकती है ताकि हम पूरी कोशिश करें बैंक्स और एनबीएफसी की फ्रेटर्निटी की तरफ से इस इंडस्ट्री को हर तरीके से वो सुविधा, वो फैसिलिटी, वो लोन फंड अरेंज कराने की ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में वापस उस ऊंचाइयों पे खड़े हो सकें जिस ऊंचाइयों पे वो कोरोना से पहले थे। आइए स्वागत करते हैं हमारे 3 महारथी, 3 गेस्ट जो आज इस शो की शोभा बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं मिस्टर पराग आनंद से, जो कि एक बहुत जाना माना नाम है अपनी इंडस्ट्री का, ट्रॉफी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रॉफी किंग भी कहते हैं इनको। पराग जी, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। सर, एक तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो देखिए, हमारी करीबन 34 ईयर्स पुरानी कंपनी है और ट्रॉफी इंडस्ट्री में मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि हम लोग करीब 40 लोग की हमारी टीम है और ट्रॉफी इंडस्ट्री में तो दुकानें ही मिलेंगे जिसमें 1 या 2 आदमी काम करते हैं। बट हमारी पहली ऑर्गेनाइज कंपनी है जो मेरे फादर ने एस्टैब्लिश की थी 1984 में। सर देखिए, जब फादर ने ये कंपनी एस्टैब्लिश करी दिल्ली आके, तो हम लोग पहले स्कूल और कॉलेजेस ज़्यादा करते थे। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं होगा जो बेंसन को ना जानता हो। जब मैंने स्टडी अपनी बीकॉम और एमबीए बिमटेक से करने के बाद 10 साल मैंने जॉब करी कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए। उस टाइम हमने फिर थोड़ा सा गियर बदला। हमने जो अपना पूरा फोकस था वो आप मान के चलिए इवेंट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स पे कर दिया। तो हम लोग का बहुत पुराना विंटेज था, प्लस इस इंडस्ट्री में ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। जो बेसिकली हैरान हो गए सुन के कि मैं ऐसे भी प्लेयर्स को जानता हूँ जो कंपनी का लोगो का कलर भी कुछ भी कर देते थे और फॉन्ट तक बदल देते थे, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है। बिल्कुल सही कहा पराग जी, आपकी इंडस्ट्री बेंसन ट्रॉफी इस इंडस्ट्री में एक बहुत जाना माना नाम है और ऐसा स्कूल, ऐसी कोई इवेंट कंपनी नहीं है जो पराग आनंद जी को एज अ ट्रॉफी किंग नहीं जानती है। आइए स्वागत करते हैं अपने शो में हमारे दूसरे गेस्ट का, मिस्टर भरत भूषण जुनेजा जी का, जो प्रिंट मीडिया पब्लिसिटी करके एक बिजनेस चलाते हैं और पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। भरत भूषण जी, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। थैंक यू मुकेश जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस लगभग पिछले 20 साल से कर रहा हूं और कॉर्पोरेट्स के साथ मैं लगभग पिछले 26-27 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे पास जो कस्टमर्स हैं उसमें लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्लैक रॉक, कैनन, निकॉन, एचडीएफसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल, केपीएमजी, ऐसे लगभग 50 कस्टमर हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। दिल्ली एनसीआर के अलावा इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी मैं अपने गिफ्ट्स एक्सपोर्ट करता हूं। ब्रांडिंग में हमारी मास्टरी है। हम एक पेन से लेके डायरी से लेके कोई भी गिफ्टिंग का प्रोडक्ट हो, कार्ड होल्डर हो, व्हाटएवर जो आप सोच सकते हैं उसमें हम आपको पर्सनलाइजेशन करके या ब्रांडिंग करके दे सकते हैं। इसमें हमारी मास्टरी है और हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि आपने हमें आज आप यहाँ बुलाया अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू भूषण जी फॉर कमिंग। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे तीसरे गेस्ट अद्युत हरि गोयल जी से, जो इवेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और पिछले 2.5 साल से शायद इस इंडस्ट्री ने बहुत उतार चढ़ाव को देखा है। जब भी कोरोना आया है सबसे पहले इवेंट और शादियां ही बंद हुई हैं और इस फील्ड के दिग्गज हैं हमारे अद्युत हरि गोयल जी। स्वागत है अद्युत जी आपका हमारे शो में। थैंक्स अ लॉट मुकेश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरी जो कंपनी है ऑक्टिव इवेंट्स, इसको लगभग 30 साल हो गए हैं एंड मेरे पेरेंट्स ने, मिस्टर राजीव गोयल एंड मिसेस अर्चना गोयल ने इसको 92 में शुरू किया था, जिसमें इनिशियली हम लोग सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर हास्य कवि सम्मेलन और मीट्स करते थे जो इंडियन कम्युनिटी थी उनके लिए। उसके बाद हमने इवेंचुअली काफी अच्छी बड़ी दिग्गज कंपनियों के कॉर्पोरेट इवेंट्स करे, जैसे कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, सैप, बॉश, गेल, पंजाब केसरी एंड लिस्ट एंडलेस है ये वाली।
मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया अपनी फैमिली का 2016 में, 2 साल एक दिल्ली के रिप्यूटेड होटल में जॉब करने के बाद, एंड इवेंचुअली गियर शिफ्ट किया टुवर्ड्स डेस्टिनेशन वेडिंग्स। पिछले इन सालों में हम लोग इंडिया के अलावा मलेशिया में, थाईलैंड में, एज वेल एज न्यूयॉर्क के अंदर हमने डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड सोशल फंक्शंस हमने किए हैं। पिछले 2.5 साल, आपका सर बिल्कुल सही कहना है, कोविड के टाइम पे एकदम से एक स्पीड ब्रेकर आ गया था हमारे काम में, बिल्कुल स्टैंडस्टिल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन इवेंचुअली ड्यूरिंग कोविड इटसेल्फ, एक तो सबसे पहले हमारे को बेनिफिट आया, जितने भी वर्चुअल इवेंट्स हुए, वर्चुअल इवेंट से हमारे को एक सपोर्ट मिला, हमारी जर्नी वापस से स्टार्ट हुई। उसके बाद वेडिंग्स का जो हमारा काम था सर, डेस्टिनेशन वेडिंग्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा वापस किकिंग होने में, लेकिन 50 पैक्स का जो गवर्नमेंट ने हमारे को एक ऑथराइजेशन दिया शादियां करने का, उसके अंदर हमने दिल्ली के अंदर और जयपुर के अंदर हमने शादियां करी। वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हुई। 50 लोगों के अंदर डेफिनेटली हमारे जो क्लाइंट्स थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज काफी उनको गेस्टेज अपनी कट करनी पड़ी, लेकिन उसको भी एक हाइब्रिड इवेंट बना के, जिसमें 50 गेस्ट की गैदरिंग लाइव इवेंट की जगह पे हुई, और बाकी फैमिली उनकी हमने कनेक्ट करी थ्रू द पोर्टल्स ऑफ यूट्यूब एंड जूम एंड अदर ऑनलाइन पोर्टल, जिसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम किया कि उनको कट ऑफ ना फील हो। तो उसके अंदर सब गेस्ट को हमने कुछ कूपन्स भेजे फॉर, जैसे आपने सुना होगा मैरिड ऑन व्हील्स चला था, फूड डिलीवरी का, मैरिड होटल्स का, आज की फूड डिलीवरी शुरू हुई थी ह्यूमन के नाम से। सो गेस्ट के पास हमने खाने भी वैसे भिजवाए जो वर्चुअली अटेंड कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा उदाहरण है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का, जो कि कोरोना में लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करी है। मैं जानना चाहूँगा इन 3 महारथियों से कि उन्होंने अपने बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के हो, फाइनेंस को लेकर के हो, या किसी भी तरीके से ह्यूमन कनेक्ट का हो। भूषण जी, जो आपकी इंडस्ट्री है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की, पिछले 2.5 सालों में आप थोड़ा इसको संक्षिप्त में बताएं कि क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिला है और आगे किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उससे बाउंस बैक करने की। पिछले लगभग 2.5 साल में जो हमारे कॉर्पोरेट थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, उनके पास बजट्स नहीं है, उनके बिजनेस डाउन है, उसका 100% इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आया है। और पिछले लगभग 1-2 महीने में रिवाइव होना शुरू हुए हैं और उस पर हमने दोबारा फोकस करना शुरू किया है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट दोबारा हमारे साथ आने लगी है। लेकिन मेरी कंपनी कैसे सरवाइव कर गई इन 2.5 साल में, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के साथ साथ ना योगा मैट का बिजनेस करते थे और योगा मैट का बिजनेस बूम पे चला गया। और इंडिया का ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, क्या ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, बोल्ट फिट हो, स्टील बर्ड हो, और ऐसे न जाने कितने ऑनलाइन के सेलर्स हैं जिन्होंने इस पे फोकस किया और हमारे साथ जुड़े। और आज लगभग 800 लोगों का परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने योगा मैट को एक्सपोर्ट किया। आज तक आपने यही सुना होगा कि लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान का वो पहला आदमी हूं जिसने योगा मैट एक्सपोर्ट किया। तो पिछले 2.5 साल में बहुत बड़ा यू टर्न आया, उसका इम्पैक्ट तो आया मेरे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बिजनेस पे, लेकिन योगा मैट ने उसकी कमी को पूरा कर दिया और आज हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई पहचान है। पराग जी, जैसा भूषण जी ने बताया, उनके बिजनेस में तो योगा मैट ने और योग ने बहुत बड़ा एक एंकर का रोल अदा किया है कि उन्होंने अपने बिजनेस में उस बाउंस बैक किया। लेकिन क्योंकि पिछले 2.5 साल से इवेंट इंडस्ट्री बहुत ही बैकफुट पे है, इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, आपने किस तरीके से इस 2.5 साल के अंदर में अपने बिजनेस में बाउंस बैक या इस 2.5 सालों को बिताया है? सर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब पहला लॉकडाउन लगा तो पहले 3 महीने तो दिमाग चलना ही बंद हो गया था कि करना क्या है, बिकॉज अचानक से इवेंट्स कैंसिल होने लगे, हमारे ऑर्डर काफी कैंसिल हो गए जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे। पर सर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही वर्चुअल इवेंट स्टार्ट हुए तब से हमारी जो ग्रोथ थी वो पहले वाले लेवल तक आसपास पहुंचने लग गई, मतलब डायरेक्शन हमारा अप ही जाने लगा। इसके लिए हमने एक यूनिक चीज क्या करी थी, हमने एक ड्रॉप शिपिंग नाम से कैंपेन रन किया था, जिसमें
हमने कुछ ऑटो एनिमेटेड वीडियोस बनवाए थे, ये मैंने पहले लॉकडाउन के अंदर ही बनवा लिए थे, जिसमें हमने क्लाइंट्स को बोला था कि ये ट्रॉफी हम आपके घर पे बचाएंगे। मेरे दिमाग में था जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट आप इसको प्रोडक्ट आटा दाल चावल पचा सकता है तो ट्रॉफी क्यों नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हिट क्यों रहा सर, आप इमेजिन करिए आपके घर में आपका छोटा बच्चा है 4 साल का, तो आपको कोई आदमी ट्रॉफी दे जाए घर पे, आप अपनी फैमिली के सामने जो खुशी मिलती है ना ट्रॉफी की, वो शायद कंपनी में स्टेज में खड़े होकर भी नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ आपके अपने हैं जो आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपका बच्चा आपसे मोटिवेट हो रहा है, तो उसको लगता है अरे मेरे पापा ने ट्रॉफी जीती है हार्डवर्क के लिए नेचुरली। अब जब आप एक हार्डवर्क के लिए ट्रॉफी जीत रहे हैं तो आप अपने बच्चे को भी मोटिवेट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पे हमने वीडियो काफी दिन करे और हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने आरएनआर नहीं रोके, आईटी ने भी अपना आरएनआर नहीं रोका, बट उन्होंने उन्हीं वेंडर से काम किया जो उनके मोस्ट रिलायबल हैं, जहाँ टीम बड़ी थी। सेकेंडली मैं एक आपको बताना चाहूंगा, हमारी इकलौती कंपनी ने जिसने टीम नहीं हटाई। ठीक है, टीम बहुत मुश्किल से बनती है। आप एक मैच खेल रहे हैं, 11 लोग मान लीजिए एक टीम में है, और आप सोचो नहीं यार बिजनेस डाउन है तो 3-4 को हटा दो, तो टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। तो हमने टीम नहीं हटाई बिल्कुल भी। जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन के बाद चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई, हमने 3 महीने में ही 6 महीने का सेल रिकवर कर लिया। बहुत बढ़िया कहा आपने पराग जी की टीम आपने नहीं हटाई, और एक ये अलग ही इंस्पिरेशन रहा होगा आपकी टीम में, जहां इंडस्ट्री में सब कॉस्ट कटिंग में लगे थे, अपने स्टाफ को हटा रहे थे, लेकिन आपने अपनी उस टीम को अपनी स्ट्रेंथ बनाई, और जो आपने कॉन्सेप्ट लेकर के आए डोर टू डोर गिफ्ट पहुंचाने का, बहुत ही नायाब तरीका था आपका, और इसके लिए आई थिंक आपको खुद अपने आप को एक अवार्ड दे देना चाहिए। आइए अब अद्वित हरी जी से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस में वर्चुअल इवेंट को लेकर के एक नए अडॉप्शन करी और अपनी बिजनेस में सस्टेन किया, लेकिन क्योंकि सबसे पहले डेस्टिनेशन वेडिंग या किसी भी तरीके के वेडिंग पे सबसे पहले रोक लगी, तो आप जानते हैं अद्वित हरी जी से कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले तो मैं पराग जी का जो ओपिनियन था, मार्च 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद का जो 1 से 2 महीने का टाइम था, वो एक झटके में निकल गया। इस झटके में कि ये एकदम से हमारा चलता हुआ जो काम था, हमारे लाइंड अप इवेंट्स थे, सारे क्रैशिंग डाउन कैंसिल हो गए। सो वो टाइम समझने में थोड़ा सा एक मुश्किल फेज आया था। एंड हमारा जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का काम है सर, इसके अंदर मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, मेरा काम है उस पूरे एक इवेंट को क्यूरेट करना और मैनेज करना, लेकिन मेरे साथ में एक बहुत बड़ी सर टीम इन्वॉल्व होती है, जिसमें एंटरटेनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, डेकोर के मेरे जो वेंडर्स है उसके अंदर फूल वाले, फर्नीचर वाले, कारपेंटर्स, एक बहुत ज्यादा बड़ी टीम एक इन्वॉल्व होती है। एंड जिसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सेविंग्स नहीं होती। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे जो फ्लोरिस्ट होते हैं, मैक्सिमम बंगाल के कारीगर हैं जो हमारे फ्लोरिस्ट होते हैं, वो रातों रात उनको नहीं समझ आया एंड दे वेंट बैक टू देयर सिटी, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया था दिल्ली में रहना। लेकिन जैसे जैसे धीरे हमारे को चीजें समझ आने लगी, थोड़ा हमारे को इनिशियली गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगा हमारी इंडस्ट्री को। हमारी एक एसोसिएशन है ईमा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया चीजों को हमारे लिए। सो जब हमारे को वो सपोर्ट मिला, एक तो हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स खुलने में टाइम लगा था, तो उसमें ऑनलाइन हम गए। हमने कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जूम हो गया, या यूट्यूब वीडियोस हो गई, या फिर वीफेज हो गया, या सीवेंट हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स के यूज से हम कॉर्पोरेट इवेंट्स पे वापस आए, हमने वो इंटरेक्शन वापस शुरू करी। साथ ही साथ में सर जो 50 पैक्स की गैदरिंग हमारे को अलाउ हुई वेडिंग्स के लिए, उससे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, 50-50 लोगों के बैचेस की जो शादियां होनी शुरू हुई, तो उससे एक ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ कि अगर अभी आज 50 की हो रही हैं तो 200 की भी होंगी या 300 की भी होंगी। एंड मेरे लिए फ्रैंकली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कोविड, बिकॉज हम लोग जैसा कि जानते हैं, दिल्ली का जो हमारा क्लाइंटेल है सबसे ज्यादा, इनको सबको आदत थी सर 1000 लोगों की, 2000 लोगों की शादियां करने की। लेकिन कोविड के बाद में हर किसी को डर लगना शुरू हुआ कि ज्यादा गैदरिंग नहीं करनी, ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, इट विल बिकम अनसेफ। सो वो लोग जो 1000-2000 लोगों की शादियां करते थे, वो मेरे पास आ रहे हैं कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है हमारे को अपने 200-300 लोगों की। तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा।
पराग जी, अद्युत जी के लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही कि लोगों की गैदरिंग कम हुई और डेस्टिनेशन वेडिंग का काम उनके लिए बढ़ा, लेकिन आपके इंडस्ट्री के अंदर में ऐसा तो नहीं हुआ, गैदरिंग बिल्कुल ही बंद था। आप बताएं, आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? सर देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए तो मैं ये बोलूँगा कि कोविड में कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी हुई। जैसे कि हम एज़ अ कंपनी भाग रहे थे, बट किस डायरेक्शन में भाग रहे थे वो पता लग गई कि किस डायरेक्शन में भागना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हो और पता लगता है कि आप डायरेक्शन ही गलत ले रहे थे। अभी कोविड में क्या हुआ, जिससे मैं पूरा हम नॉर्थ इंडिया पे फोकस ज़्यादा करते थे, तो हमने जब थोड़ी मार्केटिंग प्रमोशनल अपनी तेज करी, तो मैंने रियलाइज किया हमें काफी ऑर्डर मिडल ईस्ट के आए। मुझे साउथ में काफी अच्छा इनरोड मिला। तो सबसे बड़ी बात ये पता लगी कि लोग हमारी कंपनी को ऑलरेडी जानते थे ऑलरेडी, और हमने उस सेगमेंट पे ध्यान ही नहीं कभी नहीं दिया था कि यहाँ से भी बिजनेस आ सकता है। तो मेरा बेसिकली कस्टमर की क्वालिटी अगर बोलूँ तो कोविड में बहुत अच्छी हुई। हमें कई नए नए बड़ी बड़ी इवेंट कंपनीज मिली, जो अब अगर मैं आपको, आप शायद थोड़ा हंसोगे भी, मुझे उस पता भी नहीं होता था कि कौन सी इवेंट कंपनी के पास कितना काम है या कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, किसको कितना अटेंशन देना है। क्योंकि आप भी समझिए एज अ ओनर, आप हर कंपनी को सेम अटेंशन नहीं दे सकते ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे कौन सा काम डेलीगेट किसको करना है, कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं। प्लस मेन जो मैं आपको बोलूंगा, इवन हमने बाहर के क्लाइंट्स पकड़े, क्योंकि कोविड की वजह से चाइना के इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे, ये भी आप एग्री करेंगे। तो लोग को अगर ऑल्टरनेटिव मिले तो नेचुरली वो करते ही हैं। जैसे कनाडा में हमारा ट्रॉफीज का ही बिजनेस है, मेरा छोटा भाई कनाडा संभालता है वैंकूवर में। तो वहां तो बिल्कुल एंटी चाइना सेंटिमेंट है कि नहीं, अगर इंडियन से प्रोडक्ट मिल सकता है, थोड़ा ही कॉस्ट डिफरेंस है, तो तब भी दे आर ओके बाइंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कोरोना ने हमें थोड़ा रुक के सोचने समझने का मौका दिया, स्ट्रैटेजी बनाने का मौका दिया कि जो कमी, जो गलतियां हम अभी तक करते आ रहे हैं अपने बिजनेस में, उसको कैसे सुधारा जाए। तो भूषण जी, जैसा पराग जी ने बताया कि चाइना वाला एंगल उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा कि लोगों ने बॉयकॉट चाइना की मुहिम अपनाई, लेकिन क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर में अभी भी 80% जो सामान है वो चाइना से ही इंपोर्ट होता है कंट्री में। आप बताएं, आपको क्या चैलेंज आया चाइना के गुड्स के बॉयकॉट करने की जो मुहिम इंडिया में चली है? चाइना का बेसिकली हमारे इंडियंस के दिमाग में ना एक बड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया कि ये कोविड जो है ना चाइना की देन है, और ये हमारे इंडियन बिजनेसमैन के लिए समझो कि एक बिजनेस का नया गिफ्ट हो गया। हर आदमी ना इंडियन सामान ढूंढने लगा। चाइना के सामान से धीरे धीरे लोगों को ना नफरत सी होने लगी, और लोगों को ये पता लग गया कि यार ये सामान तो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है या इंडिया में भी बन रहा है, कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। और जब उन्होंने इंडियन सामान को इस्तेमाल करना शुरू किया तो आई एम 100% श्योर क्वालिटी वाइज वो चाइना के सामान से बहुत बेहतर था। तो लोगों के सेंटीमेंट जो है ना उसकी वजह से भी हमें बिजनेस आया, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में बिजनेस ग्रो कर पाए, इंडियन मैन्युफैक्चर से हम सामान लेके ट्रेडिंग कर पाए, कुछ चीजें हम अपने यहाँ बना पाए, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाए, हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये थोड़ी सी कुछ फायदे हुए कोविड के, और नुकसान तो खैर हुए ही हैं। क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव, अगर हम बात करें कोरोना में एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें तो ये पॉजिटिव रहा है कि मेक इन इंडिया की मुहिम ने इंडिया के एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर में एक्सेल करने का, और ये एक बहुत ही बड़ा मौका था। अद्युत जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, आज कोविड से पहले आपने खुद बोला कि एक शादियां 1000 लोगों की हमारे दिल्ली में रही है, जिसमें लोग कभी भी पैसा खर्चने से नहीं सोचते थे। लेकिन इस कोरोना में जहां सबके दायरे सीमित हो गए, सबने अपने खर्चे कम कर लिए, आप बताएं, जब आप अभी फिलहाल अपने बिजनेस के अंदर में जब आपसे लोग शादियों के लिए या इवेंट के लिए किसी भी तरीके से अप्रोच करते हैं तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? पहले तो एक BMW कार देना मैंडेटरी होता था शादियों में, जब 2000 लोगों की गैदरिंग हो रही थी। क्या अभी भी लोग उस तरीके से पैसा खर्च रहे हैं? बिल्कुल सर। इस पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा फाइनेंशियल्स की। जैसे अभी आपने मेरे से बात कर रही, महिंद्रा ने अभी एक नई गाड़ी लॉन्च करी थी XUV 700।
एंड उसका आप वेटिंग पीरियड देख ही रहे हैं, 2023 अगस्त तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है गाड़ी का। वैसे ही महिंद्रा की जो थार है उस पे वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चल रहा है। किया की सेल्टॉस का वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चल रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक चीज है, जो उस टाइम पे लोग पहले BMW या मर्सिडीज दे रहे थे, तो BMW एंड मर्सिडीज का वो बिजनेस कम हुआ है वेडिंग गिफ्ट की तरह जाने में, वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द इंडियन ब्रांड्स। चाहे वो महिंद्रा की कार हो, चाहे वो टाटा की कार हो, या ये जो कोरियन ब्रांड्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं जैसे Hyundai एंड किया, तो लोग इन पे जरूर शिफ्ट हुए हैं। स्केल डाउन हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने अपने दायरों को समेटा है और कोशिश करी है कि जितना पैसा सेव कर पाए, बिकॉज इस कोरोना ने एक बहुत बढ़िया लेसन भी दिया है कि सेविंग इज इम्पोर्टेंट। पिछले 2.5 साल में जहां से हम मेन स्ट्रीम बिजनेस से वर्चुअल बिजनेस के अंदर में आ गए थे, लेकिन अब क्योंकि 2.5 साल हो चुका है और सारे दर्शक घर पे जो आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, बोर हो चुके हैं वर्चुअल दुनिया से, अब दोबारा से फिजिकल सबकी डिमांड है। फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए, फिजिकल गैदरिंग होनी चाहिए, फ्लश ऑफ फंड्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों ने अपने खर्चों को कम किया है तो वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से किया है। लेकिन अगर ये फ्लश ऑफ फंड इकोनॉमी में रुकता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी रुकती है। अब मैं जानना चाहूंगा अपने गेस्ट से कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है अपने बिजनेस को वापस से उस मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए जो 2.5 साल पहले तक वो अपने बिजनेस में कर रहे थे। एक्चुअल में जो हमारा कोर बिजनेस रहा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, और उसके साथ में हमारा योगा मैट का बिजनेस भी जैसे चलता था, अभी हो ये गया है कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हमारा सेकेंडरी बिजनेस हो गया है, योगा मैट हमारा प्राइमरी बिजनेस हो गया है। तो आजकल हम उस पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और पिछले 2.5 साल में ये पता लगा कि कॉर्पोरेट के साथ काम करते हुए मेरा दायरा ना बहुत छोटा था। मेरा दायरा बहुत छोटा था, एक घोंसले के जितना। जैसा एक पक्षी के लिए एक घोंसला पूरी दुनिया होता है, वो कॉर्पोरेट के 50 कस्टमर मेरा दायरा था। लेकिन जब कोविड में दुनिया ने हमें ऑनलाइन ढूंढ के हमें कांटेक्ट करना शुरू किया और हमने अपने परिवार को बढ़ाया, तो आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे पास कस्टमर है। और हमारी अब स्ट्रेटेजी है कि हम ऑलमोस्ट हर स्टेट में जाके कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आइडेंटिफाई करें और वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएं, अपने C&F एजेंट्स बनाएं, या अपने एक डिपो बनाएं जहां से हमारे प्रोडक्ट की सेल हो सके। और वो सारा मॉडल हमारा B2B ही रहेगा। हम रिटेल बिजनेस में जाने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। भूषण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया और अपनी स्ट्रैटेजी को बताया कि किस तरीके से आप इंडिया के हर एक कोने में एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक C&F एजेंसी लेके जाना चाहते हैं और उसको कब बढ़ाने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं जानना चाहूँगा पराग आनंद जी से कि पराग जी, आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, और आपको क्या लगता है फाइनेंस आपके बिजनेस में क्या रोल प्ले करेगा। और सेम क्वेश्चन मैं अद्युत हरी जी से भी जानना चाहूँगा। सर, फाइनेंस तो मैं बोलूंगा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी है। बस होता क्या है, इवेंट 2 साल से हुई नहीं। मतलब मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं है और नल का खुलता तो एक तेज प्रेशर से बहाव आता है। आज हमारी इंडस्ट्री में वही हमारी हालत हो गई है। तो इसके लिए मुझे इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बिल्डअप करनी हो रही है, बिकॉज इवेंट इकट्ठे होंगे, इतना टाइम होगा नहीं कि हम ट्रॉफी बनाए। तो हमें इन्वेंट्री करके हमने बाउंस बैक करके एक रेंज बनाई है जिसमें हमने हर ट्रॉफी के नाना करते 300-400 प्रोडक्ट रखे हैं। पैरेलली हमारी जो यूवी मशीन है वो भी मुझे डबल करनी पड़ी है इसी वजह से। पैरेलली मुझे जो कटिंग मशीन है वो भी करनी पड़ी है। पैरेलली मैन पावर भी करना पड़ा है। तो बेसिकली हर चीज के लिए फंड चाहिए, और बिना फंड के आप जो अपनी ग्रोथ है वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब हम क्लाइंट्स को ये तो कह नहीं सकते कि नहीं हम तो जी ओवर पैक्ड है, आप कहीं और करवा लीजिए, क्योंकि क्लाइंट बनाना बड़ा मुश्किल से बनता है, जाने में 1 मिनट लगता है। तो फंड्स की तो मैं बोलूंगा सर इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, बिकॉज फंड से ही बिजनेस आता है, फंड से ही आप मशीनरी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द डे हर चीज फंड्स ही है। पराग जी, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे, स्टाफ बढ़ाएं, इन्वेंट्री बढ़ाएं, फंड्स की चिंता रुपया पैसा पे छोड़ दें। जानना चाहूंगा अद्युत हरी जी से आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे। सर, वेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम चाहिए क्लाइंट के पास। अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है तो ही आप एक ग्रैंड वेडिंग पे जाएंगे, एक बिग फैट इंडियन वेडिंग पे जाएंगे। अदरवाइज सर शादियां आजकल बहुत सूक्ष्म तरीके से मंदिरों में भी हो सकती हैं, घरों पे भी हो सकती हैं।
तो इस चीज को ठीक करने के लिए एज हमारा जो क्लाइंट बेस था, सारी इंडस्ट्रीज हिट हुई थी कोविड की वजह से, वी वेंट बैक टू आवर रूट्स। मेरे ग्रैंडफादर जिनका पंजाब में बिजनेस था, वो हमेशा एक बात कहते थे, और मेरे फादर को भी हमेशा एक बात समझा के गए, मुझे भी उन्होंने ये बात समझाई कि जो जमीन होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, कोई भी मुश्किल समय आएगा तो जमीन जरूर साथ देती है। तो हम उस थ्योरी को हम अपना बेस बनाते हुए हमने अपने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया, एंड हम अपने क्लाइंटेल पे वापस गए, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ हमने टाई अप करा, हम रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स बने उन प्रोजेक्ट्स के, एंड हमने अपने क्लाइंटेल का पैसा वहां पे इन्वेस्ट करवाया। क्योंकि हमारा जो क्लाइंटेल है, अगर मैं आज किसी फैमिली में एक शादी कर रहा हूं तो मेरे लिए वो एंड नहीं है। उस फैमिली में उनके आगे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनकी फैमिली के और फ्रेंड्स की शादियां हैं, उनके बच्चों के बर्थडेज हैं, मेरे लिए एक वो रिकरिंग बिजनेस उनके साथ है। तो अगर आज मैं उनका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाऊंगा जो उनको रिटर्न देगा अच्छा, उनके पास तभी हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी जो वो बाद में स्पेंड कर सकते हैं। एंड अब ऐसी जगह पे कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए वहां पे आपके जैसे दिग्गज आदमी की बड़ी जरूरत पड़ती है, उनको वो फंड्स में हेल्प करने की। क्योंकि इनिशियली अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, आज की डेट में 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बहुत आम चीज हो गई है, कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज नहीं रही है। तो वैसे फंड्स अरेंज करने के लिए आपकी जैसे रुपया पैसा है कंपनी, तो वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है इन चीजों में। बिल्कुल, रुपया पैसा इज ऑलवेज देयर। रुपया पैसा हमेशा अपने एसएमईज और बिजनेस ओनर्स के साथ खड़ा है। उनको किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, घर खरीदना हो, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो वी आर ऑन मिशन टू हेल्प एमएसएमई टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन देयर बिजनेस। तो मैं इसी के साथ अपने सारे पैनलिस्ट का थैंक यू कहना चाहता हूं, और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछला 2.5 साल मुश्किल ज़रूर रहा है, लेकिन इससे बाउंस बैक करने का सिर्फ एक ही मंत्र रहा है, वो है पॉजिटिविटी और अपने लोगों का साथ। हम अगर अपने लोगों का साथ बनाए रखेंगे तो किसी भी विषम परिस्थितियों में हम वापस उभर सकते हैं, और इस कोरोना ने हमें यही सिखाया है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते फिर से एक नए इंटरेस्टिंग शो के लिए, जहां अपने बिजनेस के 3 और महारथी आपसे अपने बिजनेस की सक्सेस मंत्रा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।